आज हम स्टार्ट कर लेते हैं डेटाबेस। एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया सबने? तो जैसे ही देखें एसक्यूएल मैंने रन किया तो हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है जिसका जो टेक्स्ट है, कैप्शन है, जैसे हमने कस्टम मैसेज बॉक्स में लगाया था कि जब हम क्लोज कर रहे थे एप्लीकेशन को तो वो मैसेज शो कराता था येस नो। उसके ऊपर एक टेक्स्ट होता था, एक कैप्शन होता था जो ऊपर। तो इसमें जो कैप्शन है वो क्या हमारे पास कनेक्ट टू सर्वर, कि आप सर्वर से कनेक्ट हो। कौन से सर्वर के साथ? एसक्यूएल के सर्वर के साथ। उसका वर्जन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? 2012। ठीक है, तो इसके साथ जब हम कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर वर्किंग करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन ये होती है कि विंडोज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, विंडो ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि अगर आप पीसी में लॉगिन हो गए, इस सिस्टम में लॉगिन हो गए हैं, तो आप इस सर्वर में भी लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा वे ये है कि इसकी अपनी ऑथेंटिकेशन होती है, इसकी एसक्यूएल की। उसमें क्या होता है कि अगर आप पीसी में लॉगिन हो गए हैं तो सर्वर में लॉगिन होने के लिए आपको लॉगिन आईडी या पासवर्ड, दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट में हम कहाँ से करते हैं? विंडोज ऑथेंटिकेशन से करते हैं। जैसे मैं कनेक्ट करूंगा तो हम किस में अब लॉगिन हो गए हैं? एसक्यूएल सर्वर में। इसमें डिफरेंट फोल्डर्स हमें वो शो करा रहा है, डेटाबेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन, डिफरेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में हम एक लॉगिन बना लेते हैं अपना। एसक्यूएल सर्वर का अपना होगा जी, एसटी लॉगिन। ठीक है, उसके बाद इसकी ऑथेंटिकेशन वो पूछ रहा है कि ऑथेंटिकेशन क्या होगी। मैं कहता हूँ एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन, तो वो कह रहा है पासवर्ड दो। मैं कहता हूँ 1 2 3 1 2। ठीक हो गया। तो जैसे ही ये हमारे पास एक लॉगिन क्रिएट हो गया, अब मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ सर्वर से, कनेक्ट करता हूँ। अब मैं एसक्यूएल सर्वर की ऑथेंटिकेशन से वर्किंग करता हूँ। क्या नाम रखा था मैंने? एसटी लॉगिन। और पासवर्ड क्या रखा था? 1 2 3। बाजू का नहीं करता इससे कनेक्ट, एरर देता है, इसको बता देता हूँ। उसके लिए क्या होता है कि आप विंडोज ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, सर्वर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी में जाके आप क्या यूज करते हैं? विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड को चेंज करते हैं एसक्यूएल सर्वर के ऑथेंटिकेशन। ठीक है, दोनों से, एसक्यूएल सर्वर की भी और विंडोज दोनों की। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि ये आपने चेंजिंग्स तो कर ली, लेकिन चेंजेस अप्लाई कब होंगे? जब आप एसक्यूएल सर्वर को रीस्टार्ट करोगे या इसकी सर्विसेज को रीस्टार्ट करोगे। तो सर्विसेज रीस्टार्ट कैसे होती हैं? इसी पे सर्वर पे जाने के बाद रीस्टार्ट यस करते हैं, तो इसकी सारी सर्विसेज जो बैकएंड पे चल रही होती हैं वो सारी की सारी रीस्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो सारी जैसे रीस्टार्ट होती हैं उसके बाद फिर आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो डेटाबेस के फोल्डर में आने के बाद हम एक अपनी डेटाबेस बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे डेटाबेसेस पे, डेटाबेस। वो कह रहा है डेटाबेस का नेम दो, तो मैं क्या रखता हूँ? POS अंडरस्कोर। जरूरी नहीं अंडरस्कोर DB दें, लेकिन मैंने नेमिंग कन्वेंशन के लिए अंडरस्कोर DB रखे हैं। कि किसकी डेटाबेस है? इस सॉफ्टवेयर की डेटाबेस है। ओके, ठीक है, एक डेटाबेस हमारे पास बन गई। अब डेटाबेस का हमारे पास किस टाइप का हमारे पास लोगो है? सिलेंडर टाइप का। ठीक है, जब भी सिलेंडर टाइप यूज होगा इट मींस ये डेटाबेस आपके पास बनी हुई है, बिल्ट है। ठीक है, अब इस डेटाबेस में क्या क्या चीजें होती हैं? डेटाबेस डायग्राम्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, व्यूज होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फोल्डर्स हैं। तो हमारा कंसर्न किससे है? टेबल से। टेबल से और व्यू से भी हो सकता है। टेबल्स क्या होते हैं? हमारा डाटा स्टोर होता है, लाइक जैसा कि हम फॉर्म के ऊपर डिजाइन करते हैं, आप बताएं टेबल्स क्या होते हैं? हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम कहते हैं टेबल के। ठीक हो गया।
तो व्यूज क्या होते हैं? लॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ टेबल। एक तो फिजिकल तो यहाँ पे होगा, टेबल हम क्रिएट करेंगे। एक हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्यूरीज हैं, जो हम लिखेंगे, रिकॉर्ड जिससे फैच करेंगे, वो बार बार लिखने के बजाय आप उसको एक जगह व्यू में लिख लें, फिर जस्ट आप व्यू का वो नेम कॉल करेंगे, आपके पास वो बैकएंड पे आपने 10 लाइनों की क्यूरी लिखी है, 20 लाइनों की क्यूरी लिखी है, वो आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। वो कहाँ स्टोर हो जाती है? व्यूज में स्टोर। और डाटा कहाँ से आ रहा था? वो टेबल से ही आ रहा था। टेबल से व्यू में आता, हम जस्ट व्यू को कॉल करते हैं, जैसे वेरिएबल यूज करते हैं कि वेरिएबल को हम डाटा देते हैं, फिर हम जस्ट वेरिएबल का नेम कॉल करते हैं, वो हमारे पास सारा का सारा डाटा आ जाता है। तो सेम एज इज व्यूज भी ऐसे काम करते हैं, वो डेटाबेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये लॉजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो टेबल्स में हम आते हैं। टेबल्स हम क्रिएट करते हैं। टेबल्स हम दो वे से क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है डिजाइन टाइम से, एक होता है क्यूरी टाइम। मतलब क्यूरी से भी कर सकते हैं और डिजाइन से भी कर सकते हैं। स्टार्ट हम किससे करते हैं? डिजाइन। न्यू टेबल। यहाँ पे वो कह रहा है कि कॉलम नेम, डाटा टाइप, अलाउ नल। कॉलम नेम हम क्या रखते हैं? ठीक है। डाटा टाइप कि इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। तो जो हमने कल यूज किया था कंपनी आईडी, वो 1 2 यूज किया है न्यूमेरिक। तो उसके लिए डाटा टाइप क्या यूज करेंगे? ठीक हो गया। अलाउ नल क्या चीज़ है? इसमें अगर कोई नल लग जाए तो वो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब कि अगर आप डाटा इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में, तो आपके पास इस कॉलम में अगर डाटा नहीं है तो क्या डाटा सेव हो या ना हो? अलाउ नल ये बताता है। अगर अलाउ नल कर देंगे, पीछे चले जाएगा, शोर करना। अलाउ नल को अगर चेक करेंगे तो इट मीन्स कि अगर इस कॉलम में डाटा नहीं होगा तो डाटा सेव हो सकता है। ठीक है, अगर अलाउ नल खत्म कर देंगे तो जब तक इस कॉलम में डाटा नहीं होगा डाटा सेव नहीं होगा। डाटा मस्ट। ठीक है। कंपनी नेम। अब कंपनी नेम क्या होगा हमारे पास? उसकी डाटा टाइप क्या होगी? किस टाइप की होगी जी? स्ट्रिंग। बिल्कुल, डाटा तो वहां से स्ट्रिंग में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी अपनी डाटा टाइप है। वो है हमारे पास एन वर्ड्स, वेरिएबल कैरेक्टर्स। ठीक है। अब ये एन वर्ड चाह रहा है, ये सिर्फ बार चार की होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक डिफरेंस है और वो बहुत मेजर डिफरेंस है। एक है डिफरेंस और बहुत मेजर डिफरेंस है। वो ये है कि अगर आपने अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज का डाटा स्टोर कराना हो इस कॉलम में, तो आप यूज करते हैं एन वार्चर। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश का ही डाटा स्टोर कराना है, फिर आप वार्चर यूज कर सकते हैं। फिर दोनों सेम। एक डिफरेंस है लेकिन मेजर डिफरेंस है। ठीक है, मतलब अगर आप कहते हैं उर्दू हो, जापानीज है, चाइनीज है, फारसी है, कोई भी लैंग्वेज आप स्टोर कराना चाहते हैं, फिर आप एन वार्चर यूज करें। तो अब ये 50 क्या चीज़ है? तो मैक्सिमम कितनी लेंथ होती है इसकी? इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है कि इस कॉलम में 4000 तक कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। अगर मैं 4001 कर दूं तो वो एरर क्या कह रहा है? ठीक है, 1 से 4000 तक, इससे आप एक्सीड नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट 50 रखते हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है कि कंडीशन कह सकते हैं कि नेम कितना बड़ा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एड्रेस में ज़्यादा लिख सकते हैं। तो मैं 100 दे देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया।
अब मैंने टेबल क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी ये टेबल्स वाले फोल्डर में आया नहीं है टेबल, जस्ट मैंने डिजाइन उसका तैयार किया। अब वो टेबल वाले फोल्डर में कैसे आएगा, जैसे इसको मैं सेव करूँगा, सेव कैसे करूँगा, कंट्रोल एस से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, टेबल का नेम दें, क्या लिखूंगा, TBL, नेमिंग कन्वेंशन के लिए टेबल यूज। अब देखिए यहाँ पे टेबल आया या नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अगर फिर भी टेबल ना आए तो आप क्या करें, डेटाबेस को रिफ्रेश कर लें। अगर फिर भी ना आए तो पूरी डेटाबेसेस को कर लें, फिर भी ना आए तो सर्वर को कर लें, फिर भी ना आए तो एक बार रिस्टार्ट कर लें, फिर आ जाए, हो जाता है। ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, हो जाता है, कभी कभी ऐसे तंग करता है, ऐसे करता नहीं है। और ये तो अक्सर मतलब मोस्टली तो ऐसे होता है, जैसे हमने टेबल क्रिएट किया है, इसको मिनिमाइज के टेबल आ जाता है ये आपका नहीं है तो रिफ्रेश कर लिया आपने। तो इस तरह बहुत रेयर केसेस में होता है कि परेशान न होना कि टेबल मैंने क्रिएट किया कहाँ गुम हो गया, होता है ज़रूर। अब देखें इसके अंदर, देखें मैंने कॉलम्स में जाता हूँ, देखें मैंने जितने कॉलम्स क्रिएट किए वो सारे के सारे ठीक हो गया। अब इनके अंदर मैंने डाटा इंसर्ट करना है। डाटा इंसर्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके भी हमारे पास दो वेज हैं, इस तरह से कर लें, कंपनी आईडी, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया लाइफ टाइम के लिए, जब तक ये डेटाबेस हमारे पास मौजूद है तब तक रिकॉर्ड सेव रहेगा, ठीक हो गया। अब चाहे इसको मैं क्लोज भी कर दूं, फिर भी मैं जाऊंगा देखूंगा मुझे रिकॉर्ड मिलेगा ये। अब रिकॉर्ड व्यू करने के ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, क्यूरी से। क्यूरी से कैसे हमारे पास, न्यू क्यूरी, ठीक है। अब क्यूरी जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल करना लाजमी है, वो ये है कि आप जो क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम आपकी डेटाबेस कौन सी सिलेक्ट की हुई है। जाहिर बात है जो डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे उसी के अंदर की क्यूरी एग्जीक्यूट होंगी ना। अब दूसरी डेटाबेस को तो नहीं पता ना कि ये टेबल कौन सा है, तो उसके लिए वो डेटाबेस कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे। अगर मैं यहाँ से मास्टर कर लूँ और क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, अगर इस टाइप का एरर आ जाए तो सबसे पहले चेक करेंगे आपके पास डेटाबेस कौन सी सिलेक्ट की हुई है। समझ आ गया। ये हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड व्यू करने के मेथड, एक वो है कि ये। अब इंसर्ट करने का हमने एक मेथड देखा, दूसरा मेथड देख लेते हैं। वो क्या हमारे पास, क्यूरी वाला, इंसर्ट इनटू टेबल में, यहाँ वैल्यूज का भी नहीं लिखेंगे, वैल्यू बिल्कुल सारा कुछ लिखेंगे। सर ये क्यूरी की तरह एट्रीब्यूट्स बनाना नहीं, जो बने हुए हैं उनमें डाटा इंसर्ट एरर दे रहा है। कुछ भी लिख देते हैं, चलो और ही लिख देते हैं। एरर दे रहा है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूं, देखते हैं क्या एरर करता के पास हो गया है। सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर इस वजह से है, वो इस वजह से है कि जो हमने कॉलम बनाए हैं डेटाबेस में, इनकी डाटा टाइप क्या रखी हुई है हमने, एन वार्चर, एन वार्चर, एन वार्चर। तो जब भी एन वार्चर आएगा, ठीक है, तो वो किस में आएगा, सिंगल कोट्स में।
ठीक हो गया। मतलब कि स्ट्रिंग टाइप का डाटा जितना भी आएगा वो सिंगल कोट्स में स्टोर होगा। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है एसक्यूएल, ये भी लैंग्वेज है। एसक्यूएल क्या एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो कॉलम नेम्स है अगर आप इनको आप कैपिटल में भी लिख लेंगे तो एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पता नहीं अब क्या मैसेज शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? टेबल में एक रो चेंज हो गई है, या वो इंसर्ट हुई है, या वो अपडेट हुई है, या वो डिलीट हुई है। ठीक है, चेंजिंग हो गई है। ठीक हो गया। मल्टीपल रोज भी आप कर सकते हैं एट ए टाइम। एक ये वे था हमारे पास इंसर्ट करने का, दूसरा वे भी है यहाँ से हमारे पास। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर भी हो गया। अब उसने भी वही काम किया, इसने भी वही काम किया, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? कोई फर्क हुआ है? तो काम भी तो वही करा, फिर हमें वो लिखने की जरूरत क्या है? ये नीचे भी तो ऐसे ही किया हमने। आ रहा है दिन में कुछ? अगर आपने डेटाबेस में सारे कॉलम्स में, टेबल के सारे कॉलम्स में डाटा इंसर्ट करना है तो फिर नीचे वाला मेथड ही बेस्ट है। अगर आपने स्पेसिफिक कॉलम्स में डाटा इंसर्ट करना है फिर वो जस्ट आप कॉलम नेम लिखें, ठीक है, और आगे उनकी वैल्यूज लिखें तो सिर्फ उन्हीं कॉलम्स में डाटा जाएगा। और शर्त ये है कि जो बाकी कॉलम आप स्किप कर रहे हैं वो अलाउ नल हो, मतलब कि अगर वो अलाउ नल हो तो डाटा इंसर्ट हो सके। नल नो जो स्किप करेंगे, ठीक है, ये शर्त है। अगर नहीं तो फिर वो एरर देगा कि जब तक इस जब हम डाटा इंटर कर रहे होंगे, एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट जब बन जाता है तब कैसे हम उसे अनुकूल कर सकते हैं? वो तो प्रोग्रामर का काम होता है ना, बाद में कर लेगा। जब सॉफ्टवेयर बन जाता है उसमें तो वर्किंग हो जाती है बस। वो तो सारी टेस्टिंग के बाद ही कंप्लीशन होती है। किस किस वे से हम इसको टेस्ट करेंगे, उसमें कोई एरर है तो नहीं, डाटा इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, किस कॉलम में एरर दे रहा है स्पेसिफिक, तो वो सारी टेस्टिंग होने के बाद होता है ना, सारी चेकिंग होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपने स्पेसिफिक, मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पहली दो में डाटा इंसर्ट हो बाकी में ना हो, तो यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम नेम और उनकी वैल्यूज लिखेंगे बस, बाकी ये भी स्किप हो जाएगा, ये भी स्किप हो जाएगा। और उसके लिए शर्त क्या होगी हमारे पास कि ये अलाउ नल हो, दो ये ना हो, इनकी जरूरत नहीं है, फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। अब हम क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। अपडेट की क्या क्वेरी है? अपडेट कर दो इसको, इस टेबल को, और उसमें क्या अपडेट करो, जो जो आप कॉलम नेम लिखेंगे वो आ जाएंगे आपके पास। चलिए, ये कॉलम अपडेट हो। अब किसके बिहाइंड अपडेट हो ये भी बताना, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है? वेयर, ठीक है, वेयर क्लास होती है। कंपनी आईडी क्या हो,
अपडेट कर दो इस टेबल को। क्या अपडेट करो? इस कॉलम को अपडेट कर दो, इस कॉलम में ये वाली वैल्यू आ जाए, इस कॉलम में ये वाली वैल्यू आ जाए, इस कॉलम में ये वाली वैल्यू आ जाए। कब आ जाए? जब आईडी हो। ठीक है, अब आईडी के हमारे पास 3, इसके बिहाइंड देखो अब इस टाइम नेक्स्ट ब्रिज दिस वन दिस वन। तो अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, 1 रो इफेक्टेड, इट मींस चेंज होगी, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है। तो अगेन अब चेक करता हूँ, हो गया रिकॉर्ड अपडेट। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सारे कॉलम नेम लिखें, आप एक भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। अगर आपने सारे कॉलम्स अपडेट करने तो सारे लिखेंगे, अगर आपने एक करना है, 2 करना है, जितना मर्जी कर लें, लेकिन उसके लिए आपने कंडीशन देनी लाजमी है कि किसके बिहाइंड आप अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब मैं ना ये देखें, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तीन के बिहाइंड 2 रिकॉर्ड आ गए। अब अपडेट कर रहा हूँ 3 के बिहाइंड, अब वो कह रहा है 2 रो इफेक्ट। पहले कितने थे? 1, अब आ रहा है 2। तो डाटा हमारे पास सही नहीं है, मतलब डुप्लीकेशन होगी डाटा की है। तो हम कहते हैं डाटा इंसर्ट ही ना हो जो डुप्लीकेट हो, ऐसा। एक आईडी के बिहाइंड एक डाटा इंसर्ट हो, मल्टीपल डाटा इंसर्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्राइमरी की सेट करते हैं। तो प्राइमरी की कहाँ सेट करेंगे? इस आईडी की। इसको अगर अब हम सेव करें, एरर देगा। एरर क्या है? हाँ, तो अगर इस टाइप का एरर है कि टेबल को री करना है, तो आप टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस, डिजाइनर्स, प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर टेबल रिकरेक्शन। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। एक और एरर दे दिया उसने। अब एरर क्या है? नहीं, वो कह रहा है कि आपके पास डुप्लीकेट डाटा मौजूद है। तो प्राइमरी की तो डुप्लीकेट को अलाउ ही नहीं करती, तो आप इसमें कैसे आप प्राइमरी की लगा सकते हैं? ठीक है, या तो आप प्राइमरी की ना लगाओ, या जो डुप्लीकेटेड डाटा है उसको डिलीट करो, फिर मैसेज। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं पहले डाटा। इसका मतलब क्या? डिलीट फ्रॉम टीबीएल कंपनी, टेबल से डिलीट कर दो। क्या डिलीट कर दो? अगर ना लिखें वो सारा डिलीट कर, टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे डिलीट होंगे। अगर हम कहते हैं कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट हो, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, अब इसको सेव करते हैं। हो गया सेव। अब क्यूरी में दोबारा इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब वो यहाँ पे एरर देगा, अगेन करते, क्योंकि पहले तो 2 रिकॉर्ड थे, अब है क्या एरर दे रहा है? कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डेटाबेस टेबल। और डुप्लीकेट की कौन सी है? 3, कि आप इसके बिहाइंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं जबकि इसके बिहाइंड पहले से रिकॉर्ड मौजूद है। समझ आ गया? ठीक है। इसमें भी कमेंट राइटिंग होती है, पता है आपको? एसक्यूएल में भी।
कमेंट राइटिंग किस वजह से होती है? डबल डैश। अब मैंने सिलेक्ट नहीं किया, अगर मैं सिलेक्ट ना करूं तो जितनी क्यूरीज लिखी होती हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। कैसे? select static from PBL company where company ID is equal to 2। अब 2 के बिहाइंड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब उसमें दोनों एग्जीक्यूट कर दी, पहले जिसको सिलेक्ट कर रहे थे सिर्फ वही एग्जीक्यूट कर रही थी। अगर आपने सिर्फ एक आउटपुट देखना तो आप क्वेरी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेंगे, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जितने भी होंगे सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। 1 करते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये स्टैटिक का मतलब क्या है? जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड लिखे। मैं स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ, कंपनी एड्रेस भी कर सकता हूँ। तो क्या करेगा, कंपनी एड्रेस वाले कॉलम के अंदर जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे ले आएगा जब आईडी 1। अगर मैं आईडी नहीं लिखता तो भी एक ही रिकॉर्ड आएगा मेरे पास, वो स्पेसिफिक आईडी के बिहाइंड रिकॉर्ड आ रहा था एड्रेस। अगर अब इस तरीके से हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे एड्रेस से रहेंगे। समझ आ गया कि हम जो डाटा गेट कर रहे हैं डेटाबेस से वो डिफरेंट एस्पेक्ट से कर सकते हैं। तमाम रिकॉर्ड गेट करने इस तरीके से करेंगे, स्पेसिफिक कॉलम वाइज करने वो कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कॉलम्स का रिकॉर्ड फेच करना तो क्या करेंगे, कोमा लगा के जितने कॉलम्स नेम आप लिखेंगे वो सारे के सारे हमारे पास। समझ आ गया? तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि टेबल क्रिएट करना है और उसके अंदर आपने 50 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है और उनके अंदर डिफरेंट वर्किंग करनी है, अपडेट की, डिलीट की, और डिफरेंट एस्पेक्ट से आपने उसके अंदर इंसर्ट करना है डाटा, और प्राइमरी की भी साथ यूज करनी है। ठीक हो गया? ये आपका